गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की। अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जे के विचार का फ्रांस ने विरोध किया है। फ्रांस सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ग्रीनलैंड में कोई हरकत न करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि सैन्य कार्रवाई का मतलब हद पार करना होगा। इससे बड़ा बदलाव आएगा, पूरी तरह से नई दुनिया बनेगी। फ्रांस की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में फ्रांस के वित्त मंत्री रोलैंड लेस्क्योर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उनकी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से बात हुई है। उन्होंने बेसेंट से साफ कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रयास का उनका देश विरोध करता है। यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक संबंधों को खतरे में डाल देगा। लेस्क्योर ने कहा कि ग्रीनलैंड एक संप्रभु देश का एक संप्रभु हिस्सा है जो ईयू में आता है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले से पूरी तरह से एक नई दुनिया बन जाएगी। ग्रीनलैंड पर ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण साफ तौर पर एक विरोधाभास को भी दिखाता है कि कभी यह वह सहयोगी की तरह व्यवहार करता है और कभी अप्रत्याशित विरोधी की तरह बर्ताव करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस मुद्दे पर सख्त रुख दिखा चुके हैं। ट्रंप की धमकियों के मद्देनजर मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और यूरोपीय लोगों की सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्रांस ने नाटो के साथी सदस्य डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में सैनिकों और सैन्य संपत्तियों को तैनात किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने एक बयान में कहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ मतभेद बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में हुई हालिया बातचीत सफल नहीं रही। अमेरिका के ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की महत्वाकांक्षा डेनमार्क के कड़े विरोध के बावजूद कायम है। वाशिंगटन में बुधवार को हुई बैठक के बाद गुरुवार को फ्रेडरिक्सन ने कहा कि इस मुद्दे पर एक कार्य समूह गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि बुनियादी असहमति बनी हुई है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी महत्वाकांक्षा बरकरार रहने की वजह से मामला गंभीर होता जा रहा है। ये बात करें चीन की। दुनिया भर के समुद्रों में अपने वर्चस्व के विस्तार के लिए चीन अपनी नौसैनिक शक्ति का लगातार विस्तार कर रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक, जहां वो भारत को अपने विजय रथ के आगे का सबसे बड़ा खतरा मानता है। वहां उसने अपनी आक्रामकता का काफ़ी तेज कर रखी है। इंडो पैसिफिक, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाकर बना एक संयुक्त क्षेत्र है, चीन उसे अपने इशारे पर हाँकना चाहता है। प्रशांत महासागर में चीन संप्रभुता क्षेत्रता के विवादों को लेकर फिलीपींस और जापान सहित कई देशों के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है, जबकि इंडो पैसिफिक ढांचे के इस दूसरे हिस्से यानी हिंद महासागर में बीजिंग की रणनीति प्रशांत महासागर से अलग है। हिंद महासागर पर सदियों से भारत का प्रभाव रहा है और इस प्रभाव को चुनौती देने के लिए चीन पाकिस्तान की मदद ले रहा है। वहीं दक्षिण एशिया में भारत विरोधी देशों के कंधे पर चढ़कर तुर्की भी हिंद महासागर में अपने लिए रास्ते बनाने की कोशिश में जुटा है। बात अगर चीन की करें तो चीन ने हिंद महासागर के लिए 3 तरीके आजमाने शुरू किए हैं। चीन ने इस क्षेत्र के तटीय देशों में अपने राजनीतिक प्रभाव को लगातार बढ़ाकर हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया है। चीन ने दोहरे इस्तेमाल की क्षमता वाले रिसर्च जासूसी जहाज भेजकर हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की है। चीन हिंद महासागर फोरम का आयोजन करके हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिंद महासागर चीन के लिए एक रणनीतिक प्रयोगशाला के रूप में उभरा है, जहां वो अपनी रणनीतियों के लिए नई तरीकों से नियंत्रण और प्रभाव हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इसमें चीन के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तुर्की की एंटीने से एक अखाड़े में तब्दील करने का रास्ता खोल दिया है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश इस ग्रेट गेम में प्यादों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। नवभारत टाइम्स ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों के इसी नेक्सस को लेकर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ उदा भास्कर से खास बातचीत की है। वो भारतीय नौसेना में करीब 37 सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो वर्तमान में सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडी के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जो नई दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। इंडो पैसिफिक पिछले कुछ सालों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। पूरी दुनिया जानती है कि अगले 15 से 20 सालों में विश्व की तमाम बड़ी शक्तियों के बीच सहयोग, प्रतिद्वंद्विता या संघर्ष, जो अलग अलग ऑप्शन बनते हैं, उसे देखा जाएगा। इंडो पैसिफिक में होने वाले इस पावर गेम के 3 शक्तिशाली देश अमेरिका, चीन और भारत। हो सकता है कि आने वाले 10-20 सालों में चीन अमेरिका को शक्ति के मामले में पीछे छोड़ दे। इसलिए भारत को बहुत निगरानी के साथ इस पर नज़र रखनी होगी। पर्शियन गल्फ से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक इसमें काफ़ी आम हो जाता है। खासकर अभी देखिए, एक दिलचस्प घटना घट रही है। जब बिग देशों का एक नौसैनिक अभ्यास चल रहा है और भारतीय नौसेना उसमें हिस्सा नहीं ले रही है। खास बात यह है कि यह नौसैनिक अभ्यास चीन के नेतृत्व में हो रहा है। इस अभ्यास में बड़ी नौसैनिक शक्तियों में चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ईरान है। इसका मतलब ये निकलता है कि धीरे धीरे हिंद महासागर में एक नया समीकरण बन रहा है, जिसमें चीन लीडर है और भारत इसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत क्वाड का हिस्सा है, जिसके भविष्य पर सवाल है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप गंभीरता से क्वाड को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में
एक तरफ क्वाड होगा, दूसरी तरफ चीन के नेतृत्व में जो ये नया नक्शा बनाया जा रहा है इंडो पैसिफिक में वो होगा। अगर चीन के इस ग्रुप में पाकिस्तान के साथ तुर्की भी शामिल है तो फिर एक नया ग्रुपिंग तैयार हो जाएगा। चीन ने 21वीं सदी के पहले दशक में सोमालिया के समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए हिंद महासागर में पहली बार अपने 2 युद्धपोत सोमालिया के तट पर भेजे थे। उसके बाद से हिंद महासागर में चीनी जहाज़ों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर चीन की हिंद महासागर में इतनी दिलचस्पी क्यों है। एक वजह तो सीधा नजर आता है कि वो है भारत। अब बात अगर दूसरे वजहों की करें तो चीन मध्य पूर्व से ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जो हिंद महासागर के माध्यम से किया जाता है। मलक्का स्टेट उसके लिए बड़ा खतरा है। युद्ध की स्थिति में भारत मलक्का स्टेट को चौक कर चीन के 80% से ज़्यादा कच्चे तेल आयात को ब्लॉक कर सकता है। चीन को भारत से सबसे ज़्यादा डर इसी बात को लेकर। इसके अलावा हिंद महासागर चीन शक्ति प्रदर्शन के साथ खुद को नया नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में कुछ प्रमुख चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में बनटोटा, बांग्लादेश में सोनाडिया, म्यांमार में कर्फ्यू शामिल है। हालांकि ये बंदरगाह व्यावसायिक उपयोग के लिए, लेकिन इनका सैन्य इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चीन ने भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की नौसेना को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया है। चीन ने पिछले साल तक पाकिस्तान को कम से कम 3 EIP टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियां सौंप दी हैं, जो अब ट्रेनिंग मिशन पर हैं। संभावना है कि अगले साल तक ये पाकिस्तान की नौसेना में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए भारत सरकार अभी तक कोई भी EIP पनडुब्बी डील तक नहीं कर पाई है। फ्रांस से कई सालों से चली बातचीत नाकाम हो गई और अब जर्मनी से हमें उम्मीद है। जर्मनी के पेट में भी कई बार मानवाधिकार का मरोड़ उठता है, तो कहा नहीं जा सकता कि अगर ये डील हो भी जाए तो कहीं जर्मनी मानवाधिकार को हथियार बनाकर कहीं भारत को परेशान न करे। पनडुब्बियों के सवाल पर बोलते हुए सी भास्कर ने कहा कि भारत की नौसेना के पास अपने स्तर पर काफ़ी क्षमता है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी कि हमारे जो प्लेटफॉर्म की संख्या है वो सिकुड़ रहे हैं। हमारे पास पनडुब्बियों की संख्या भी कम है और EIP टेक्नोलॉजी की पनडुब्बियों का डील न होना हमारे लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि सी भास्कर ने नौसेना को मिलने वाले कम बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर ये होता है कि जो डिफेंस बजट होता है उसका 55 से 60% थल सेना को जाता है, फिर करीब 25% वायुसेना को चला जाता है। तो फिर नौसेना के लिए बचा क्या? मुश्किल से 14-15%, जो जब तक ये ढांचा हम नहीं बदलेंगे स्थिति मुश्किल रहेगी। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि खतरा माथे पर आ गया है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अलार्म बज रहे हैं। भारत को इस अलार्म का आवाज़ सुनना होगा, उसके मुताबिक रणनीति बनानी होगी। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.